ईरान इराक पर भी हमला कर रहा है, हम पर भी कर रहा है। ऐसी सूरत में जबकि अमेरिका की भी पाबंदियां हैं, इतना बोल्ड स्टेप क्यों ले रहा है ईरान? ये उनकी एक फ्रस्ट्रेशन थी अपने इंटरनल सिक्योरिटी को लेके, इसीलिए इन्होंने ये हमला किया। हमारा जवाब कैलकुलेटेड था और ये देना लाजमी था। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो ऑलरेडी बड़ी प्रेशर में थी, तो जवाब देना एक बड़ा लाजिम था, हिसाब भी बराबर करना था। लेकिन इस बार जो इन्होंने निशाना भी बनाया तो इन्होंने सही निशाना हिट भी किया है। ईरान पलट के जवाब भी दे सकता है। दोनों जो मुल्क है इस तरह के वाकयात के मुतामिल नहीं हो सकते, ये बड़ा महंगा काम है। पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो भी इस बात को अलाउ नहीं करती। ईरान भी एक नया महासदीक हो सकता है। चाहे इंडिया का कुलभूषण यादव हो, उज़ैर बलोच थे, इनके पास भी ईरानी पासपोर्ट था। मतलब ये हमारे लोगों को वहाँ पना देते हैं। हम ये मामला जो है वो आलमी सतह पर क्यों नहीं उठाते? अब्दुल मालिक रेगी को एक जहाज दुबई से सेंट्रल एशिया जा रहा होता है, वहाँ से उसको ईरानी गवर्नमेंट उतारती है, फांसी देती है। फांसी के 2 साल बाद जंदुल्ला का नाम चेंज हो जाता है और उसका नाम हो जाता है जैशुल अदल। ये तंजीम काफी सालों से ईरानी हुकूमत के खिलाफ बड़े बड़े अटैक करती है। ईरान के सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में, ये पाकिस्तान में कोई अटैक नहीं करती। 900 किलोमीटर बॉर्डर है जो सारा रेगिस्तान में है, बहुत मुश्किल है इसको कवर करना। इसका बड़ा फायदा उठाते हैं जो तंजीमें हैं दोनों की, पाकिस्तान की हो या ईरान की हो। ये जो ग्रुप है ये दोनों ममालिक को जंग की किफियत में ला सकते हैं। जो हमारे पाकिस्तान के जो बॉर्डरिंग एरियाज है रॉकेट गिरना बड़ा कॉमन है। ये ईरान की तरफ से ये बड़ा कॉमन होता है। हम भी आदी हो चुके हैं, वो भी आदी हो चुके हैं इन चीज़ों के। सोल्यूशन बड़ा अहम है क्योंकि कुछ भी बड़ा वाकया हालात बड़े खराब कर सकता है। इस कशीदगी से हमारे इलेक्शन पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि कुछ सहाफ़ी कहना शुरू हो गए हैं कि खुदारा इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन कर दें। इन दिनों सबसे बड़ी खबर पाक ईरान कशीदगी है। ईरान ने पाकिस्तानी सरहद की खिलाफ वर्जी की, पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। मगर यहाँ सवाल ये है कि ये कशीदगी ऐसे वक्त में ही क्यों हुई और क्या इसका पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन पर कोई असर पड़ेगा? ये सब और ऐसे बहुत से सवालात के जवाबात जानने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जनाब ज़ियाउर रहमान साहब मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के लिए लिखते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस पर इनकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। ये बताएं सबसे पहले कि ईरान ने पाकिस्तान पर ये जो स्ट्राइक की है टारगेटेड, ये क्यों की और उनका क्लेम क्या है? जी, उनका क्लेम ये था कि हमने एक तंजीम है, ईरानी सुन्नी मिलिट्री तंजीम है जो कालादम करार दी गई है अमेरिका और ईरान की तरफ से, जैशुल अदल। उन्होंने कहा कि हमने उनके एक अड्डे पर हमला किया है क्योंकि ये तंजीम काफ़ी सालों से ईरानी हुकूमत के ख़िलाफ़ बरसर पेकार है। और माह दिसंबर में भी इन्होंने सिस्तान बलूचिस्तान जो सूबा है ईरान पाकिस्तान के पड़ोस में, वहाँ पर इन्होंने 11 पुलिस वालों को मारने का दावा भी किया था। लेकिन अगर आप बिग पिक्चर देखेंगे तो ये हमले जैशुल अदल करती रहती है। मेरे अपने ख्याल में इस ईरान का इतना बड़ा स्टेप लेने की जो अहम वजह थी कि आप किसी और मुल्क में की बाउंड्री क्रॉस करके आप एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, उसकी वजह ये कि जो फ्रस्ट्रेशन थी ईरान की उनकी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए। आप ये देखिए ना कि इससे पहले, इसी हमले से पहले इन्होंने इराक में किया, शाम में किया और उसके बाद पाकिस्तान में पंजगुर के इलाके में किया। तो बेसिकली ईरान बड़ा कंसर्न्ड है अपने इंटरनल सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि जनवरी 3 को करमान के इलाके में जो ईरान के आला फौजी अफसर थे कासिम सुलेमानी, उनके जो बरसी थी उस पर दाइश खुरासान ने 2 खुदकश हमले किए जिसके अंदर 100 से ज़्यादा लोग जाँ बाक हुए। और जो उसके लिए बड़ा चैलेंज था, हम देखते हैं कि इस हमले से 2 दिन पहले जो ईरान के नुमाइंदे खसूसी बराए अफ़गानिस्तान हैं वो आए हुए थे इस्लामाबाद में। उन्होंने काफ़ी मीटिंग्स की मुख्तलिफ ऑफिशियल से, फॉरेन मिनिस्टर से, और मुख्तलिफ जो हमारे नुमाइंदे खसूसी बराए अफ़गानिस्तान हैं आसिफ दुरानी साहब से मुलाकात की। तो हम ये समझ रहे थे कि बेसिकली ईरान चाह रहा है कि पाकिस्तान, ईरान और जो तालिबान की इंतज़ामिया है काबुल में, ये मिल के जो दाइश खुरासान वाला थ्रेट है उसको काउंटर करे। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक इसी मामले में एक हमला होता है पाकिस्तान की हदूद के अंदर, फ़िज़ाई हमला होता है जिससे पाकिस्तान ख़ुद बड़ा परेशान हुआ और बड़ी इंटरनेशनल बड़ी खबर बनी। तो मुझे ये लग रहा है कि जो इतना बड़ा स्टेप उठाया ईरान ने, या तो उनकी अपनी एस्टिमेट्स ये होगी कि जो जैशुल अदल जो ग्रुप है, जो सुन्नी ग्रुप है ईरानियन, उसकी कोई दाइश खुरासान से कोई ताल्लुक़ बना है। क्योंकि दाइश ने क्या किया कि जो बम्बर इस्तेमाल किया खुदकश, वो ताजिक था, अपने बयान में लिखा है उन्होंने। तो ये समझ रहे कि चूँकि हम पहले से फंसे हुए हैं मिडल ईस्ट की वॉर में, यमन में, गज़ा में, तो ऐसा ना हो कि ये हमें कोई एक नए वॉर में अफ़गानिस्तान के अंदर कोई घसीटने की साजिश तो नहीं है। तो बेसिकली इससे रिएक्ट किया है, बताया है इराक में, शाम में, पाकिस्तान में हमला करके कि भाई हम अपने इंटरनल सिक्योरिटी को लेके बड़े सीरियस है।
तो मेरी अपनी राय ये है कि ये उनकी एक फ्रस्ट्रेशन थी अपने इंटरनल सिक्योरिटी को लेके, इसीलिए इन्होंने ये हमला किया। अच्छा सर, ईरान ने जो दावा किया है कि जैशुल अदल के जो ठिकाने हैं उनको पाकिस्तान में निशाना बनाया है, ये तंजीम कब से है और इसका सरबरा वगैरह के बारे में क्या खबरें आती हैं आलमी मीडिया में कि ये मतलब कहाँ हैं, क्या पाकिस्तान में हैं ये लोग? एक चीज़ तो ये कि पहले आपको समझना होगा, जो ईरान का सूबा है सिस्तान बलूचिस्तान, ये एक बेसिकली बलोच मेजोरिटी और सुन्नी सूबा है, जहाँ पर ईरान का जो शिया इंकलाब आया 1979 में, उससे पहले भी जो शाह था उसके ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चल रही थी। उस वक्त ग्रुप का नाम था बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट। और हम देखते हैं कि शाह के कहने पर, चूँकि उस ग्रुप के बड़े ताल्लुकात थे पाकिस्तान में जो नेशनल अवामी पार्टी थी उनके साथ, तो जो पाबंदी लगी, कुछ ये भी कहते हैं जिस फातह भुट्टो ने लिखा अपनी किताब में कि चूँकि उनका बड़ा ताल्लुक था पाकिस्तान में जो बलोच लीडरान थे नेप के बलूचिस्तान में, अच्छा, उसकी बुनियाद पर उन पर लगी पाबंदी तंजीम पर 1971-72 में। लेकिन जब इंकलाब आता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से काफ़ी तंजीमें उभरती है ईरान में। और एक मौके पर तो बाकायदा ईरान की जो ये सूबा है सिस्तान बलूचिस्तान, यहाँ पर तेहरान की अमल दरामद वो मतलब ख़त्म हो गया था, उसका रेट ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद उन्होंने ये किया कि शुरू में इन्होंने काफ़ी बलोचों को सिस्तान बलूचिस्तान में मरकज़ी ओहदों पे रखा, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया दोबारा। तो उस वक़्त हम देखते हैं कि काफ़ी तंजीमें उभरती है जो बेसिकली बाएं बाजू के ख़यालात की तंजीम थी, मज़हबी तंजीमें नहीं थी। लेकिन वो टाइम के साथ साथ कमज़ोर होती रही। बाद में जब इराक ईरान की जंग शुरू होती है, तो उस वक़्त इराकी हुकूमत ने बाकायदा तौर पर जो ईरान में फ़ाल तंजीमें थी, जिनमें एक तंजीम थी वाज़दुल मुजाहिदीन बलोच, उसको सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन उसको जो तेहरान की हुकूमत थी उन्होंने बड़ा क्रश किया, और उस वक़्त उनके काफ़ी लोग जो थे वो पाकिस्तान भाग के आ गए या अफ़गानिस्तान चले गए, और उनका जो वहाँ का बलोच सूबा है निमरोज़, या फिर जेलों में बंद हुए। फिर उसके बाद का फिर जब 90s के अंदर, अच्छा उससे पहले सारी तंजीमें थी बाएं बाजू की, कोम्बरस तंजीमें थी ईरान के अंदर भी, जो बलूच तंजीमें थी, जिनका दावा यह था कि हमारे साथ जो तेहरान की हुकूमत है वो बड़ा ज़्यादती कर रही है, हमारा इलाका बड़ा अंडर डेवलप्ड है, हम बलोच है वो पर्शियन है, इस बुनियाद पे। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि एक तंजीम उभरती है सिपाही रसूलुल्लाह, ठीक है, 90s में। ये पहली बार ऐसा होता है कि अब ये कह रहे कि अब ये मज़हब की बात करते हैं कि हम चूँकि बलोच भी है, सुन्नी भी है, और जो ईरान की रियासत है वो शिया है और पर्शियन है, फ़ारसी है, तो हमारे साथ ज़्यादती करती है। तो ये तंजीम काफ़ी एक्टिव रही 90s के दौर में। इनके जो सरबराह थे उनका नाम था मौला बख्श, और 2000 की दिहाई में जब वो मारे गए तो उनके एक भाई थे मुल्ला उमर ईरानी। मुल्ला उमर ईरानी ने इनको मारा किसने था? ईरानी हुकूमत ने मारा उनको। अच्छा, हाँ, फिर ये जो मुल्ला उमर ईरानी थे, ये फिर पाकिस्तान से बड़ा ऑपरेट करते थे। इनके ऊपर भी एक ज़माने में ख्याल किया जाता है कि 2007 या 6 में एक ड्रोन हुआ था केच के इलाके में, इनको टारगेट करने के लिए, लेकिन बच गए थे पाकिस्तान में। ठीक। बाद में फिर हम देखते हैं कि ये अपना ग्रुप शामिल करते हैं अब्दुल मालिक रेगी का जो ऑलरेडी ग्रुप था जंदुल्ला, तो ये सिपाही रसूलुल्लाह और जंदुल्ला मर्ज हो जाते हैं, तो जंदुल्ला ग्रुप फिर बन जाता है। अब्दुल मालिक रेगी को फिर एक जहाज़ दुबई से सेंट्रल एशिया जा रहा होता है, वहाँ से उसको ईरानी गवर्नमेंट, ईरान की हुकूमत उतारती है और उसको पकड़ के फांसी देती है। फिर हम देखते हैं कि इसकी फांसी के 2 साल बाद जंदुल्ला का नाम चेंज हो जाता है और उसका नाम हो जाता है जैशुल अदल। जैशुल अदल के अंदर भी ये मुल्ला उमर ईरानी भी थे, और इनके जो करंट सरबराह है वो है सलाउद्दीन फ़ारूकी। सन 2000 में तुर्बत के इलाके में एक पुलिस मुकाबले में, पाकिस्तानी पुलिस मुकाबले में मुल्ला उमर ईरानी मारे जाते हैं अपने बेटों के साथ। अच्छा, पाकिस्तानी दूध में। फिर हम देखते हैं कि ये जैशुल अदल काफ़ी मजबूत होता है, और जो मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े अटैक करती है ईरान के सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में। ये पाकिस्तान में कोई अटैक नहीं करती। ठीक है। ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि पाकिस्तान में ऑपरेट करते, ये जो बॉर्डरिंग एरिया है, चूँकि डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं, आधे यहाँ हैं आधे वहाँ हैं, ये सारे लोग, इनकी अपनी एक लोकल इकॉनमी है जिसको हम बॉर्डर इकॉनमी कहते हैं। पेट्रोल लाते हैं, सेल करते हैं, सामान लाते हैं, आना जाना रहता है। तो ऐसी चीज़ों के अंदर बड़ा आसान होता है किसी को भी आना जाना। तो इसका फ़ायदा जैशुल अदल भी उठाती है, और इसका फ़ायदा जो पाकिस्तान की कालादम तंजीमें हैं बलोच, वो भी उठाती है, जैसे BLF या BLA हो गए। उसके बाद में मैं आऊँगा। अभी आपने बताया कि 2020 में इनके जो है वो 5 अरकान जो हैं पाकिस्तान में मुकाबले में मारे गए,
तो सर जब ईरानी हुकूमत और हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं इन राब्ते में होती हैं, ज़ाहिर सी बात है तभी पुलिस मुकाबले में इन्हें मारा गया। तो इस वक्त ऐसा क्या हुआ? अभी भी तो राब्ता होगा, तो अब ईरान को स्ट्राइक करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब भी तो वो हमसे कह सकते थे। वही वही मैं कह रहा हूँ कि अब जो हुआ है, एक बड़ा तासुर ये पाया जा रहा है, जो जब हम लोगों से बात करते हैं, एक्सपर्ट से बात करते हैं, या जो बाहर बैठे हुए हैं जो इस रीजन को स्टडी करते हैं, वो सब ये कहते हैं कि ये वाक़या ऐसे टाइम पे हुआ ईरान की तरफ से कि जब 4-5 घंटे पहले हमारे मुल्क के निगरान वज़ीर-ए-आज़म उनके वज़ीर ख़ारजा से मिलते हैं डेवोस में। और उसके साथ-साथ हम देखते हैं कि पाकिस्तान और ईरान की दोनों की जॉइंट मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज जारी होती है, सही है। और उससे 2 दिन पहले हाई ऑफिशियल ईरान का इस्लामाबाद के विजिट पे होता है, जो काफ़ी लोगों से मिल रहा होता है। तो एक बड़ा तासुर ये पाया जा रहा है कि दोनों की शायद पहले से कोई अंडरस्टैंडिंग हो। यही वजह है कि इन्होंने जो हिट किया वो भी मतलब आम लोग थे, लेकिन जो बताया जाता है, क्योंकि जैशुल अदल ने खुद कहा है कि हमारे 2 एजाज़ी अरकान मारे गए हैं इस हमले में। ठीक है। और जो फिर पाकिस्तान ने जो काउंटर अटैक किया है, उसके अंदर भी जो एक तंजीम है बलोच नेशनल मूवमेंट, उनके एक लीडर है ओस्ता चेयरमैन उनको कहते हैं, वो भी मारे गए। तो उसका मतलब है कि दोनों टारगेट्स हिट हुए, और फिर दोनों की कुछ इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी या फिर इनकी अपनी इंटेलिजेंस होगी। तो इससे ये लग रहा है कि शायद दोनों का इसमें कुछ वो हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग या कोई अंडरस्टैंडिंग हो। मगर ये सब मतलब ज़ाहिर सी बात ये है अब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि फिर भी एक दोनों मुल्कों की फ़िज़ाई जो हदूद है या बॉर्डर है, उसकी वायलेशन हुई है। अच्छा सर, जैशुल अदल का तो आपने बता दिया, अब ये बताएं कि पाकिस्तान को क्या शिकायतें हैं ईरान से? वहाँ पर कौन कौन सी बैड ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान को मतलूब हैं वहाँ पे पनाह लेते हैं? जी, पाकिस्तान का भी सिमिलर क्लेम है। जो पाकिस्तान के अंदर कालादम तंजीमें हैं, बलोच अस्करियत पसंद, अलदी पसंद तंजीमें, जिसमें बलोच लिबरेशन फ्रंट अल्लाह नज़र की, और बलोच लिबरेशन आर्मी बशीर ज़ेब की, और एक तीसरा ग्रुप था गुलजार इमाम का, बलोच नेशनलिस्ट आर्मी। ये तीनों पाकिस्तान ये क्लेम करते हैं कि ये तीनों ऑपरेट करते हैं, इनके जो हाइड आउट्स हैं, अड्डे हैं, वो ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान में। और बार बार पाकिस्तान ने कहता भी है इनसे कि आप इन्हें हैंड ओवर करें हमारे। अभी भी जो एक रिसेंट जो गुलजार इमाम पकड़े गए तुर्की से, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें ईरान से बुलाया गया, ट्रैप किया गया तुर्की, जहाँ उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। और गिरफ्तारी के बाद हम देखते हैं कि उसका पूरा ग्रुप डिसएंगेज जो ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतेह भी है। तो पाकिस्तान ये कहता है कि आप मतलब अब ये बड़ा एक दिलचस्प मामला है कि चूँकि अब ईरान कहता है कि आप हमारे हैंड ओवर करें जैशुल अदल को, पाकिस्तान करे कि आप BLA और BLF को हैंड ओवर करें। तो इस सिचुएशन के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा मसला है दोनों ममालिक के ताल्लुकात के ख़राब होने में। कुछ पाक ईरान बॉर्डर के बारे में बताएं कि ये 900 किलोमीटर है और इस पर जो है वो फेंस है नहीं है, हमारी सिक्योरिटी कैसी होती है, ईरान की तरफ से सिक्योरिटी कैसे होती है? क्योंकि हमने देखा है कि तेल की स्मगलिंग भी होती है और ईरानी चीज़ें भी आती हैं, तो कैसी सिक्योरिटी होती है और क्या है ज़रा? देखिए, ये जैसे हमारा पाक अफगान बॉर्डर है वो तो प्रॉपर फेंस है, तो ईरान वाला भी मतलब फेंस है, लेकिन बात ये कि 900 किलोमीटर बॉर्डर है जो सारा रेगिस्तान में है। ठीक है। बहुत मुश्किल है इसको कवर करना। एक बहुत बड़ा रकबा है 900 किलोमीटर, उस पर पाकिस्तान के 5 ज़िले आते हैं, 3 मकरान के, पंजगूर, केच और गवादर, और 2 चागी के, चागी और वाशोक। तो ये बहुत मुश्किल होता है इसको आप कंट्रोल करना। इसका बड़ा फ़ायदा उठाते हैं जो तंजीमें हैं दोनों की, पाकिस्तान की हो या ईरान की हो, शिद्दत पसंद तंजीमें, स्मगलर्स, ह्यूमन ट्रैफिकर्स, सारे उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये एक बड़ी वजह थी कि जो बार बार पाक ईरान के ताल्लुकात की जो एक वजह बन रही है, इससे ये सारे ग्रुप जो है ये वजह बन रही है। हम देखते हैं कि ये कोई पहले बार नहीं हुआ, इससे पहले भी 2017 में पाकिस्तान ने एक ईरानी ड्रोन गिराया था, जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो स्पाइंग कर रहा था, जासूसी कर रहा था। उसके अलावा देखते हैं हम कि कभी कभी पाकिस्तानी ग्रुप ईरानी और ईरानी ग्रुप पाकिस्तानी जो बॉर्डर फोर्स है उस पर हमला करते हैं। तो और बार बार हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से शिकायत भी करते हैं कि यार आपने बॉर्डर बड़ा लूज़ रखा है, आपने बॉर्डर लूज़ रखा है। तो ये मेरा ख्याल में ये बड़ा मसला है, ये इतना बड़ा बॉर्डर और जो बड़ा पूरस है और रेगिस्तान में है, जिसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। इस पर काफ़ी इन्होंने काम भी किया, पाकिस्तान ईरान दोनों ने, बॉर्डर मैनेजमेंट पे, लेकिन उसके बावजूद ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। ईरान की फोर्सेस की अगर हम बात करें तो उसका पाकिस्तान से मवाजना तो बिल्कुल नहीं बनता। पाकिस्तान की फ़ौजी क़ुव्वत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ईरान जो है वो ख़ुद से बाहर निकल कर इराक़ पर भी हमला कर रहा है, हम पर भी कर रहा है, और ऐसी सूरत में जबकि अमेरिका की भी पाबंदियाँ हैं, यूरोप की भी पाबंदियाँ हैं,
तो इतना बोल्ड स्टेप क्यों ले रहा है ईरान? ईरान, चूँकि ईरान का एक मसला ये भी है कि पाकिस्तान जैसे भी है, एक बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड फ़ौज है पाकिस्तान के पास, जो बड़ा ख्याल रखती है काफ़ी चीज़ों का, सही है। ईरान, जैसा आपने खुद कहा कि सैंक्शंस के अंडर है, और उसकी जो प्रॉक्सीज़ है बड़ी कॉमन है। ये जो कासिम सुलेमानी साहब थे, इनका बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया भर में, मतलब पूरे मिडल ईस्ट में, इवन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से इनका एक बड़ा रोल था मुख्तलिफ इंसर्जेंसीज़ को सपोर्ट करने में। ये बड़ा मसला हमारे यहाँ भी बना था कि जो अफ़गानिस्तान से फ़ातिमीन के नाम पे और पाकिस्तान से ज़ैनबून के नाम पे जो पाकिस्तानी शिया नौजवानों को भेजा गया शाम में कि आप जाके वहाँ पर दाइश के ख़िलाफ़ लड़े बशर अल असद की फ़ोर्सों के साथ। बाद में काफ़ी लोग पकड़े भी गए। तो ऐसे वाक़यात भी काफ़ी रोनुमा हो रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कासिम सुलेमानी या ईरान की जो गवर्नमेंट है, उनका एक ब्रेन चाइल्ड था। तो ईरान इस मामले में बड़ा काफ़ी अरसे से बड़ा एक मशहूर है प्रॉक्सीज़ के हवाले से। ठीक है, तो यानी कि ये उसी प्रॉक्सी का हिस्सा लग रहा है आपको? मैंने आपको बताया कि एक तो चूँकि ईरान बताना चाह रहा है कि मैं अपने इंटरनल सिक्योरिटी हालात की वजह से बड़ा मतलब एक कंसर्न हूँ, और ये उन्होंने बताया असल में इराक को या सीरिया को, वहाँ जब इन्होंने हमला किया तो उन्होंने कहा कि हमने दाइश के ठिकानों पे हमला किया। यहाँ जो हमला किया, इन्होंने कहा कि हमने जैश उल-अदल के ठिकाने पे हमला किया, बावजूद कि आपने वायलेशन की बॉर्डर्स की, सही है। आप ये काम कर सकते हैं, इराक के अंदर भी आपकी मतलब एक हमख्याल हुकूमत है, पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है। आप कह दें कि आप शेयरिंग कर लें कि ये बंदा हमें चाहिए, सही है। तो अगर करने पे आते तो कर लेते, लेकिन ये इससे तो हालात बड़े ख़राब हुए कि आपने बड़ी वो दिखाई, बेबाकी दिखाई आपने, सही है। सफारती तौर पर आप अकेले हो गए। अच्छा सर, पाकिस्तानी फ़ौज ने भी भरपूर जवाब दिया, टारगेटेड कार्रवाई की। अच्छा, मगर कुछ लोग जो हैं वो तनकीद भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान हमारा ब्रदर मुल्क था, अगर उसने यहाँ कार्रवाई की तो हमें भरपूर जवाब नहीं देना चाहिए था। तो आपके ख़्याल में हमारा जवाब कैलकुलेटेड था और ये देना लाजमी था? मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी हुकूमत थी बड़ी प्रेशर में थी कि एक मुल्क आपके हदूद में आके हमले करता है, और वही जवाब पेश करता है जो आप काफ़ी अर्से से जवाब पेश कर रहे हैं कि जब आप पे हमले होते हैं आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, या आपके जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है उस पे जो हमले होते हैं गवादर में, सही है। सीपैक, आप बार बार सीपैक पे आप बार बार कहते हैं कि यार ये जो ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप है ख़ासतौर पर, बलूच लिबरेशन फ्रंट और बलूच लिबरेशन आर्मी, अला नज़र की या बशीर ज़ेब की, उनके अड्डे, उनके ठिकाने ईरान में है, सही है। तो ये बड़ा प्रेशर आ रहा था, और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो ऑलरेडी बड़ी प्रेशर में थी, तो उसका जवाब देना एक बड़ा लाजिम था। एक तो जिसको हम कहते हैं कि हिसाब भी बराबर करना था, और लेकिन इस बार जो इन्होंने निशाना भी बनाया, तो इन्होंने एक सही निशाना हिट भी किया है, जिसके अंदर उनकी खुद जो स्टेटमेंट आई है उसमें कहा गया कि BNM एक तंजीम है जो इन अलीदी पसंद तंजीमों की हमदर्द समझी जाती है। उनके एक लीडर ओस्ता चेयरमैन उसमें कह मारे गए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ईरान पलट के जवाब भी दे सकता है? मेरे ख्याल में अब दोनों ममालिक की कंडीशन ये है कि ये मसला हल हो जाएगा, क्योंकि आज भी दोनों ममालिक की जो फॉरेन अफेयर्स फॉरेन मिनिस्टर्स उन्होंने रब्ता भी किया आपस में। चीन भी कह रहा है कि मैं भी एग्री हूँ अपना रोल प्ले करने के लिए। चीन ऑलरेडी जो दो बड़े राइवल थे सऊदी अरब और ईरान, उनके दरमियान ऑलरेडी वो एक पीस एग्रीमेंट कर चुका है। उसका बड़ा असर हम पे पड़ा है पाकिस्तान पे, क्योंकि हम जो थे, पाकिस्तान की जो फ़िरक़ावारियत की जो तशद्दुद था उसके अंदर बहुत बड़ा किरदार समझा जाता था कि ईरान और जो सऊदी अरब की टेंशन थी, तो वो कह रहे कि इसका जो प्रॉक्सी असर था वो हम पे था। तो मेरे ख्याल में उसका बड़ा असर पड़ा, और हम डर रहे थे कि अगर ये हालात कंट्रोल ना हुए तो पाकिस्तान में शायद दोबारा ये चीज़ें बढ़ जाए। लेकिन आज जो राब्ता हुआ है, जो बड़ी खुशाइंद बात है, तो मुझे लग रहा है कि ये मसला बढ़ेगा नहीं। पाकिस्तान के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए था कि आपकी तरफ एक सील बॉर्डर है पूरे इंडिया का, फिर जो तालिबान के कंट्रोल में जो अफ़गानिस्तान है, वहाँ से भी रोज़ाना बॉर्डर पे हमले या इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। ऐसे में अगर ईरान का भी अगर हो जाए तो फिर पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फँस जाएगा, क्योंकि हमारे अपने बड़े मसाइल है। इलेक्शन है नज़दीक फरवरी 8 को, माशी बड़े मसाइल है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा हुआ, और ईरान खुद सैंक्शंस भी है ईरान पे, तो उसके लिए बड़ा अच्छा हुआ कि अगर बातचीत हो तो। सर, इस दौरान हमने एक चीज़ और देखी कि जब ये मामला शुरू हुआ, ईरान ने हमला किया, तो इसके बाद कोई भी ना ईरान के साथ खड़ा हुआ था, ना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। मतलब चीन का एक स्टेटमेंट आया, उसने भी कहा कि दोनों तरफ से भाई कूल डाउन हो जाएं, और ये वो मजम्मत किसी ने नहीं की। पाकिस्तान का साथ किसी ने नहीं दिया। ये मजम्मती बयान तो मैंने खुद देखा, US का भी आया था। अच्छा। लेकिन एक चीज़ ये कि उनको भी अंदाज़ा था कि ये आगे जाएंगे नहीं इतना, और एक टिट फॉर टैट ये पहले भी हो चुके हैं। जैसे मैंने बताया कि माजी में भी ये जो हमारे पाकिस्तान के जो बॉर्डरिंग एरियाज़ है, खासतौर पंजगुर में, वहाँ ये जो मिसाइल गिरना या जो रॉकेट गिरना, ये बड़ा कॉमन है ये।
अच्छा, वहाँ के लोग आप बात करेंगे, रिपोर्ट नहीं होता, लेकिन वो लोग बड़े ईरान की तरफ से। ईरान की तरफ से, ये बड़ा कॉमन होता है, चूँकि इतना नुकसान होता नहीं है। फिर भी जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ से जो मिलिट्री तंजीम है वो हमला करती है बॉर्डर फोर्सेस पे, तो हम भी आदी हो चुके हैं, वो भी आदी हो चुके हैं इन चीज़ों के। लेकिन इसका एक सलूशन बड़ा अहम है, क्योंकि कुछ भी बड़ा वाक़या दोनों ममालिक के अंदर हालात बड़े ख़राब कर सकता है, और दोनों ममालिक इस चीज़ के मुतमिन नहीं हो सकते। अच्छा सर, ये बताएं कि इस कशीदगी से हमारे इलेक्शन पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि कुछ सहाफ़ी कहना शुरू हो गए हैं कि खुदारा इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन कर दें। देखिए, ये तो एक सिर्फ बॉर्डर का मसला था। हमारे यहाँ तो ऑलरेडी काफ़ी सेक्शंस कह रहे हैं कि आप इलेक्शन कैंसिल करें, हालात बड़े ख़राब है। सही है, मेरे ख्याल में जो हालात ख़राब थे 2013 में, अगर उसके अंदर इलेक्शन हुए जहाँ रोज़ाना खुदकुश हमले हो रहे थे सियासी पार्टियों पे, रैलियों पे, तो इस बार इस तरह हालात ख़राब नहीं है। ये तो एक बॉर्डर का मसला था, वो भी एक तरीके से हल हो गया। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इसको जवाज़ बना के इलेक्शन मुलतवी करे। अगर इस दौरान कहीं और अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे हो जाता है कुछ, या इंडिया की तरफ से कुछ हो जाता है तो नहीं, ये तो बड़े 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 वाक़यात है। हम बड़े वाक़यात का बड़ा असर पड़ता है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान का अपना जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है, तो वो बड़ा बेहतर है। ये तो बॉर्डर पे तो होते रहते हैं छोटे-मोटे वाक़यात, इनका बड़ा असर नहीं पड़ता है इलेक्शनों पे। हमने तो ये सुना है कि हमारे बड़े ब्रदराना ताल्लुकात रहे हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और जब हमारे भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं और उस तरफ जो है हमारे मतलूब लोग हैं, उनके हमारी तरफ मतलूब लोग हैं, तो दोनों मुल्क मिल के कार्रवाई मतलब क्यों नहीं करते? एक दूसरे की बात क्यों नहीं रखते? ये एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग का मसला है, और मेरे ख़्याल में ये इनको चाहिए कि मुश्तरका कोई कार्रवाइयाँ करें, इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, क्योंकि ऐसे वाक़यात में ये जो ग्रुप है, ये दोनों ममालिक को किसी भी सूरत में जंग की कैफ़ियत में ला सकते हैं। इनका बड़ा असर ये पड़ेगा कि पाकिस्तान एक सुन्नी मेजॉरिटी मुल्क है, ईरान एक शिया मेजॉरिटी मुल्क है, तो इससे सेक्टेरियन वायलेंस बढ़ सकता है, हमारे यहाँ भी, वहाँ भी। सही है। दूसरी बात ये कि जब लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होती है, तो इसका बड़ा फ़ायदा उठाएगी तंजीमें, दोनों तंजीमें, चाहे वो जैश उल अदल हो, चाहे वो BLA या BLF हो। तो ऐसे हालात में मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि कोई जॉइंट मैकेनिज़्म तय करे। माज़ी में भी इनकी जॉइंट चीज़ें होती रही है, हमारे भी अस्करी क़यादत जाती रहती है, उनके भी आते रहते हैं। जॉइंट बॉर्डर फोर्स होनी चाहिए कुछ, ताकि ऐसे हालात बाद में ना हो। अच्छा सर, एक बात ये भी है कि जो हमारे मतलूब लोग हैं उनके पास से ईरानी पासपोर्ट मिलता है, चाहे इंडिया का कुलभूषण यादव हो, फिर ये हमारे उज़ैर बलोच थे, इनके पास भी ईरानी पासपोर्ट था। तो ये बात तो क्लियर है कि मतलब ये हमारे लोगों को वहाँ पनाह देते हैं। तो हमारा जो हम ये मामला जो है वो आलमी सतह पर क्यों नहीं उठाते? हम क्यों अपना केस इतना कमज़ोर रखते हैं? बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात है। जहाँ तक उज़ैर बलोच की बात की आपने, चूँकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि चूँकि बोथ साइड डिवाइडेड बलोच ट्राइब्स हैं, जो सिस्तान बलूचिस्तान के अंदर भी रहते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी बलूचिस्तान में रहते हैं। और जो लियारी की एक बड़ी आबादी जो है, ये भी बेसिकली ईरानी नजात बलोच है। एक ज़माने तक तो 90s तक या अर्ली 2000 तक तो ईरान के इलेक्शन होते थे, तो चूँकि यहाँ की जो लोग थे डुअल नेशनल थे, पाकिस्तानी नेशनलिटी भी थी, ईरान की भी थी, तो वोट भी डालते थे ये लोग कॉन्सुलेट में जाके। अब वो जाके थोड़ा कम हुआ, 10-15 सालों में कम हुआ। अब वो इंसिस्ट करते हैं कि बस सिर्फ पाकिस्तानी रहे। तो बड़ा आसान है पाकिस्तानी बलोचों के लिए बॉर्डर क्रॉस करना और वहाँ पासपोर्ट लेना। उज़ैर बलोच ने भी ऐसे लिया, और भी काफ़ी गैंगवार के लोगों ने भी लिया। नहीं, तो ये कुलभूषण वाला मामला क्या है? तो कुलभूषण का ये कि ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है कि अगेन के इतना एक पूरस बॉर्डर है 900 किलोमीटर का, जिसको कोई भी हॉस्टाइल कंट्री जैसे इंडिया है वो इस्तेमाल कर सकता है। कुलभूषण के वाक़ये में साबित हुआ कि आपने ना सिर्फ हमारे पाकिस्तान के जो वांटेड लोग हैं उनको पनाह दी हुई है, बल्कि जो हॉस्टाइल एजेंसियाँ हैं जैसे रॉ हो गया, इनके भी लोग आपने रखे हुए हैं। तो ये भी वो चीज़ है जिससे पाकिस्तान बड़ा कंसर्न है इस पे, ईरान के किरदार के बारे में। कुछ ईरानी मीडिया ये दावा भी कर रहा है कि ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ है, उधर से वार और हमारा जवाब, तो ये दोनों की रजामंदी से हुआ है, कि मतलब उधर से भी गो अहेड दिया गया कि भाई आप आ जाएं कर लें, इधर से भी ये हुआ। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई हो सकती है? एक तो ये कि आप जब ईरानी मीडिया की बात करते हैं, तो ईरान के अंदर एक तो उस तरह आज़ाद मीडिया है नहीं। ज़्यादा जो मीडिया के आउटलेट्स हैं जिसको हम कोट करते हैं, वो याती जो ईरान की हुकूमत है उसके साथ लिंक है या सेमी लिंक्ड है, मतलब उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इदारे। तो जो उस पे छपता है वो बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, प्रोपेगेंडा होता है। तो एक तो मेरी राय है कि ज़्यादा उस पर निसार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये जो बातें इस तरह आ रही है, ये तासुर जो आ रहा है, उसकी एक वजह ये कि चूँकि कुछ ऐसी चीज़ें हुई उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमला हुआ, बड़ा क्रूशियल टाइम था। जैसे पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब ने मुलाकात की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम डेवोस में, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है।
उन्हीं दिनों में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जॉइंट मिलिट्री मशक़ें जारी थी, ईरान की। ईरान और पाकिस्तान की। और साथ साथ इतवार के दिन जो ईरान के नुमाइंदा ख़ासूसी बराए अफ़गानिस्तान है वो आए थे इस्लामाबाद। उन्होंने हाई ऑफिशियल से मुलाकात की कि बॉर्डर टेररिज्म और मुख्तलिफ इशूज़, दाइश, खुरासान, इनको डिस्कस करने की। तो ये लोग समझे कि यदि 3 बड़ी अहम चीज़ें हो रही है तो शायद ये कोई जॉइंट कोलैबोरेशन हुई हो या कोई मुश्तरका कोई कार्रवाई होगी। लेकिन मेरे ख़्याल में पाकिस्तान ऐसा कभी अलाउ नहीं करेगा कि कोई मुल्क उसके फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करे और आए। वो उनसे कह भी सकता है कि आप हमारा हैंड ओवर कर दें, ज्वाइन कर ले, चले आप भी आ जाएँ, हम भी कर लेते हैं। तो यही एक वजह थी जिसके ऊपर पाकिस्तान ने बड़ा रिएक्ट किया। पहले दिन ही, अगले दिन ही उन्होंने कहा कि भाई एक तो अपना सफ़ीर वापस बुला लिया उन्होंने, और उनके सफ़ीर से जो ईरान में थे उनको कहा वापस ना आए। और फिर जुमेरात के दिन आपने एक कार्रवाई भी कर ली, टेट फॉर टेट। तो इससे शो होता है कि पाकिस्तान की रजामंदी शामिल नहीं होगी और पाकिस्तान खुश भी नहीं है इस अमल से। जब ये गर्मा गर्मी हुई तो सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने ये बहस भी छेड़ दी कि पाकिस्तान की फ़ौजी क़ुव्वत क्या है, ईरान की क्या है, दोनों अफवाज का मुवाजना भी हो रहा है। तो इस पे अगर हम नज़र डालें तो पाकिस्तानी फ़ौज की क्या स्ट्रेंथ है और ईरानी फ़ौज की क्या स्ट्रेंथ है, अगर देखा जाए तो मुकाबला है कोई? पाकिस्तान की तो एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड फ़ौज है, मतलब इस तरह हरकत नहीं कर जिस तरह ईरानी फ़ौज मतलब हदूद क्रॉस करके आ गई। ईरान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो ईरान की हुकूमत है, ईरान की फ़ौज है, उसके बारे में तो बड़ा तासुर ये है कि वो बड़ी प्रॉक्सी वार काफ़ी लड़ती है पूरे मिडल ईस्ट में, ख़ासतौर सीरिया, इराक़ में उनका एक बड़ा एक रोल रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी इल्ज़ामात आयद होते रहे हैं माजी में कि जो कुछ चीज़ों में ईरान बड़े मुलव्वस है डायरेक्टली पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि ये मामला अब रुक गया है या आगे बढ़ेगा? जी, मेरे राय ये है कि ये मामला रुक गया है और रुकना भी चाहिए था। आज पाकिस्तान के और ईरान के दोनों के वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफ़ोनिक रब्ता भी किया है, क्योंकि दोनों जो मुल्क है ये इस तरह के वाक़यात के मुतामिल नहीं हो सकते। उसकी बहुत काफ़ी वजूहात है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का ऑलरेडी एक बहुत बड़ा बॉर्डर सील है इंडिया के साथ। जो तालिबान की हुकूमत है अफ़गानिस्तान में, वहाँ से भी रोज़ाना बॉर्डर पे मसले होते रहते हैं, हमारे बॉर्डर बंद होते रहते हैं, सही है। अगर ऐसे में ईरान भी अगर आ गया, जिसके हम 900 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं, तो पाकिस्तान के मसाइल और बढ़ जाएंगे। दूसरी बात ये कि हमारे माशी ये बड़ा महंगा काम है, तो पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो भी इस बात को अलाउ नहीं करती। और तीसरी बात ये कि इलेक्शन बहुत नज़दीक है, हमारे फरवरी 8 के इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है। ईरान का भी मसला ये कि ईरान सेंक्शन है ईरान पे, और ईरान काफ़ी फंसा हुआ है काफ़ी चीज़ों में, तो ईरान भी एक नया महाज़दीक हो सकता है। तो मेरे ख्याल में दोनों ममालिक के लिए, उस रीजन के लिए बड़ा अच्छा है, इस पूरे रीजन के लिए, कि दोनों ममालिक आपस में बैठे और इस मसले को हल करें। चलें, बहुत शुक्रिया ज़िया साहब, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बुलाने का।